Yeah, good afternoon, everyone. Just give me a quick confirmation. Am I clearly audible to all of you? Okay, sure. So start करते हैं. हाँ, लास्ट अपना एग्जाम जो हुआ था वो मैट्रिसेस का था. सो इसके डाउट्स बोलो. कौन कौन से क्वेश्चन डाउट है? Question 1. क्वेश्चन वन. ओके, नेक्स्ट. हाँ, फर्स्ट के बाद बोलो. और Sir, question 3. क्वेश्चन थ्री. फाइन. नेक्स्ट. Sir, question 8. क्वेश्चन एट. फाइन. नेक्स्ट. Sir, question 14. 14. ओके. Sir, नेक्स्ट. 19. 19, 16. फाइन. नेक्स्ट. 20. 20. Fine. Next. Sir, 25. 25. Okay. 24. और देख लो एक बार किसी और क्वेश्चन. 24. Sir, 23. 23. Fine. चलो स्टार्ट करते हैं. कुछ रहेगा तो बीच में ऐड कर देना. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट में आपको एक मैट्रिक्स दिया था उसने जिसमें एंट्रीज 0 एंड 1 थी. इट satisfies the equation a raised to n equal to a raised to n minus 2 plus a square minus I for n greater than equal to 3. Then sum of all the elements of a50. देखो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपका अप्रोच किस तरीके से स्टार्ट होगा. सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है ना, इस इक्वेशन को थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को ही अपने को यूज करना है. तो इट सेज ए एन दैट इज ए रेज टू एन इज इक्वल टू ए रेज टू एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ आई. ठीक है. अब यहाँ पे मुझे फाइंड करना था बेसिकली A50. नाउ A50 का वैल्यू निकालने के लिए n को 50 पुट करना पड़ेगा. तो जब आप A50 लिखोगे तो इक्वेशन बनेगा A48 प्लस ए स्क्वायर माइनस. ये इक्वेशन सबको क्लियर है. सिर्फ n का वैल्यू 50 पुट किया है. नाउ अब इन दिस सेम इक्वेशन हम a को या n को 48 पुट करेंगे बिकॉज नेक्स्ट वाले में 48 मेरे पास आ गया. 48 मुझे फाइंड आउट करना है. तो A48 निकालने के लिए n को 48 पुट किया तो ये आ जाएगा a रेज टू पावर 46 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई. जस्ट कंफर्म करो सबको ये पार्ट क्लियर हुआ. Yes, sir. नाउ अब आप क्या करो, इस a रेज टू 48 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. तो आपको क्या दिखेगा, a रेज टू 50 इज
ए रेज टू 46 और ये टर्म 2 बार आ गया, ए स्क्वायर माइनस आई। अब मुझे ए रेज टू 46 चाहिए, तो मैं इसी इक्वेशन में n की जगह 46 पुट करता हूँ। तो a रेज टू 46 विल बी a रेज टू 44 प्लस a स्क्वायर माइनस आई। आपको अब तक पैटर्न समझ गया होगा कि मैं क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप पावर रिड्यूस कर रहा हूँ बेसिकली। नाउ दिस विल रिड्यूस टू a रेज टू 44 प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस आई। क्या इतने पार्ट से आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? यस सर। ओके, नाउ इस पैटर्न को देखते हुए बताओ कि अगर आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो अब a50 का वैल्यू, लास्ट वैल्यू किसके फॉर्म में आएगा? सर पैटर्न में आपको, हाँ बोलो, यहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा क्या फिर? n की जगह पे। बट आई थिंक इक्वेशन में शायद दिया था कि n 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, तो अच्छा 2 पुट नहीं कर सकते आप। 3। तो आप लास्ट आई थिंक 4 पुट करोगे, हम्म, ठीक है। 4 पुट करने पे ये बनेगा, 4 पुट करने पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस आई, बराबर। यस सर। नाउ अब ये जो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस आई बना है, उसमें ये चीज तो क्लियर है कि फर्स्ट टर्म तो a स्क्वायर बनेगा। अब ये खाली सोच लो कि यहाँ पे कोफिशिएंट कितना बनेगा, लाइक a 46। 46 नहीं, थोड़ा सा पैटर्न देखो। यहाँ पता है क्या हो रहा है, ये 48 यहाँ पे 1, 46 यहाँ पे 2, 44 यहाँ पे 3। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। इसके कोफिशिएंट को डबल करके ऐड करोगे तो पावर 50 बनती है। देखो जरा, जब आप इसको डबल करोगे और पावर में ऐड करोगे तो नेट पावर 50 बनती है। तो आपके पास ऑलरेडी 2 है, किसको डबल करने पे ऐसा बनेगा? तो इट शुड बी 24। चेक करो जरा, सर पैटर्न पहचानना। पैटर्न ऐसा है कि ये पावर 2 से कम हो रही है और ये 1 से बढ़ रहा है। हाँ बेटा। सर वो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला था ना, तो फिर 4 ही क्यों लिया आपने? हाँ, बिकॉज 3 मेरे काम का था नहीं, बिकॉज 3 पे बेटा ऑड नंबर बनेंगे, मुझे तो इवन चाहिए ना सारे, तो इसलिए मैंने 4 लिया। ओके। ठीक है। नाउ ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 24 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस आई। तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगा 25 ए स्क्वायर माइनस 24 टाइम्स ऑफ आई। अब अपने को पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो आई थिंक इससे ए स्क्वायर तो इजीली निकाल सकते हैं। क्या बनेगा ए स्क्वायर? तो 100 101 010 multiplied by same value 100 101 010। ए स्क्वायर को चेक करते हैं, तो आई थिंक ए स्क्वायर आपका आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकेंड एलिमेंट 0, थर्ड एलिमेंट अगेन 0, फोर्थ एलिमेंट इज 1, फिफ्थ एलिमेंट इज this into this 1, सिक्स्थ एलिमेंट इज 0। चेक करते जाना, हाँ मैं थोड़ा ऑलरेडी सॉल्व कर रहा हूँ तो आप भी वेरीफाई करते जाओ साथ साथ में। नेक्स्ट इज 1, नेक्स्ट इज 0, नेक्स्ट इज 1। ऐसा कुछ बन रहा है ए स्क्वायर, चेक करना जरा एक बार। यस सर। So the question is supposed to be 25 times a square minus of 24 times I. Now 25 times a square मतलब ये हो गया 25 0 0, 25 25 0, 25 0 25 minus 24 times of I. I को सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 टाइम्स, तो इट इज 24 0 0 0 24 0 0 0 24। क्या बचेगा सिंप्लीफाई करने पे? तो अल्टीमेटली आपका जो केस बचना चाहिए इट इज 1 0 0 25, तो यहाँ बचेगा 25, 25 माइनस 24 इज 1, 0 से 0 रहेगा, 25 माइनस 25 आ जाएगा ये, दिस इज 0। यहाँ पे 25 माइनस 24 दैट बिकम्स 1। हाँ, क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा था? इट इज सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a रेज टू 50। कितना आ रहा है? 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 3, यस 53 इज द ऑप्शन, ऑप्शन ए होना चाहिए। चेक करो जरा। सो लॉजिकल पार्ट खाली यहाँ पे खत्म हो जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो भी आपको ये इक्वेशन देगा ना n के फॉर्म में, आपको इस इक्वेशन खेलना है बस खाली। n के जो वैल्यू चाहिए ना, वो फाइंड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा उस पर जाओ, ट्राई टू फिगर आउट द लॉजिक। मैंने क्या किया, मुझे 50 चाहिए था,
तो पहले मैंने 50 पुट किया, फिर मुझे दिखा कि 50 निकालने के लिए मुझे 48 लगेगा, फिर मैंने 48 निकाला, फिर 46 मुझे पैटर्न दिख गया और उस पैटर्न से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। खाली ये पार्ट इंपॉर्टेंट था कि आपको ये क्रैक होना चाहिए कि आखिरी टर्म जो है वो इस फॉर्म का बनेगा। ये सबको समझा मैंने, जनरल टर्म कैसे लिखा लास्ट में? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था एक्चुअली, क्योंकि पैटर्न तो दिखता है, उस पैटर्न को क्रैक करने के लिए आपको इस तरीके से सिंप्लीफाई करना था क्वेश्चन को। चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन। फर्स्ट के बाद आपका था नेक्स्ट थर्ड, अल्फा बीटा बी द वैल्यूज ऑफ m for which the equation this and this have infinitely many solution, then value of n raised to alpha plus n raised to beta। ये n क्या है? अच्छा, n तो समेशन दिया है, ठीक है, मतलब बेसिकली अपने को अल्फा बीटा निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन? डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। सॉरी, वापस बोलना बेटा एक बार। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ओके, द कंडीशन इज आई सपोज डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड, सारे जीरो होते हैं शायद, यस सर। बराबर, ठीक है। अब इसमें डेल्टा जो है ना वो तो कांस्टेंट है, मतलब वो आपको जीरो दिख भी जाएगा सॉल्व करने पे, तो आपको किसी भी एक को चेक कर लेना है। बोलो किसको चेक करें, डेल्टा एक्स को, डेल्टा वाई को, डेल्टा जेड को? उससे आपको एम में इक्वेशन मिल जाएगा। किसको चेक करना है बोलो? डेल्टा एक्स को कर लें। डेल्टा एक्स का वैल्यू बनेगा आपके पास 1 1 1। डेल्टा एक्स में सेकेंड पार्ट आएगा बेसिकली m 2 4 एंड थर्ड पार्ट इज m² 4 10। सबको समझा मैंने कैसे लिखा? यस सर। हाँ, अब इसको जीरो करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको ओपन कर लेते हैं। दिस विल बी 1 इंटू 20 माइनस 16 माइनस m इंटू कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 मतलब 6 प्लस m² इंटू m² किया तो 4 माइनस 2 इज 2 इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है 4 माइनस 6m प्लस 2m² इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इक्वेशन इज कमिंग आउट टू बी m² माइनस 3m प्लस 2। ये तो काफी इजी आ गया। अल्फा का वैल्यू हो गया 1, बीटा का वैल्यू हो गया 2। आपसे क्या पूछा था? n रेज टू अल्फा प्लस n रेज टू बीटा का सम। सो अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। n प्लस n² का समेशन निकालना है आपको बेसिकली। व्हाट इज समेशन n? n plus 1 by 2. So this will be n into n plus 1 by 2. Summation n² is n into n plus 1 to n plus 1 by 6। और आपको समेशन निकालना था अप टू 10 टर्म्स, तो इसमें 10 पुट कर दो। ये आ जाएगा 10 into 11 by 2 प्लस 10 into 11 into 21 by 6। चेक कर ले एक बार ऑप्शन कौन सा आ रहा है मैच करके। 10 into 11 by 2 तो आई थिंक 55 हो गया सीधा। इसके लिए 2 5 this becomes 7, 7 क्यों 3। तो यहाँ पे 2 किया है तो दिस इज 7 एंड 2 से दिस इज 5। सर ऑप्शन डी। ये आ जाएगा 55 इन 12। हाँ, ऑप्शन डी 440 करेक्ट। 55 इंटू 8 बन गया अल्टीमेटली दिस 440। सो आई थिंक खाली इतना ही कंडीशन निकालना था, बाकी अल्फा के वैल्यू तो इजी आ रहे थे। हाँ, अल्फा टिपिकल आता तो अपने को थोड़ा सोचना पड़ता है कि सॉल्व कैसे करें, बट अल्फा 1 इन 2 आ गया जो स्टैंडर्ड केस था अपने पास। चलो थर्ड के बाद आपने बोला था 8। इफ a to 1 plus a raised to 4। देखो इनको स्टार्ट करने का अप्रोच थोड़ा सा डायरेक्ट चलेगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ i प्लस a का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर, बराबर। नाउ व्हाट विल बी i प्लस a का स्क्वायर? कैन आई से i का स्क्वायर तो i बनेगा, a का स्क्वायर बनेगा, बट वो क्वेश्चन में a दे रखा है। एंड नेक्स्ट इज ai प्लस ia, मतलब दैट इज 2 2a. टाइम्स ऑफ a। 2a हो जाएगा, यस। तो दिस बिकम्स a या i प्लस 3a का होल स्क्वायर। यहां तक का पार्ट क्लियर? चलो अब इसको वापस से स्क्वायर करते हैं। आई का स्क्वायर तो वापस से आई बनेगा, 3a का स्क्वायर तो इट बिकम्स 9a का स्क्वायर, और 9a का स्क्वायर मतलब 9a हो जाएगा क्योंकि a स्क्वायर इक्वल टू a दिया है। नेक्स्ट इज 3ai प्लस 3ia, सो इट बिकम्स 6a। तो अल्टीमेटली इट इज कमिंग आउट टू बी i प्लस 15a। ऑप्शन ए आ जाएगा। तो इसको आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करना था, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता। ये पार्ट क्लियर है सबको?
Yes, sir. Sure. Moving to next one. Next is 14. The number of symmetric matrices of the order 3 with all the entries from the set 0 to 9. Okay, first of all, what do you mean by symmetric matrix? कैसा दिखता है? बोलो. डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होगा वो। यस, डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होगा. तो लेट्स से मैंने डायगोनल के एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए ए बी सी. अब मैं बोलता हूँ इसके अबाउट सिमेट्रिक मतलब अगर यहाँ पे डी है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? डी. यहाँ पे ई है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? ई. एंड अगर यहाँ पे एफ हुआ तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? एफ. कैन आई से ये एक स्टैंडर्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया? यस। ठीक है. अब क्वेश्चन पे आते हैं. आप देखो कि आपको इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए कितने रिक्वायरमेंट है. सबसे पहले आपको ए चाहिए. आपके पास ए के लिए कितने अवेलेबल ऑप्शन है? 10 10. नेक्स्ट बी चाहिए. बी के लिए कितने ऑप्शन है? आल्सो 10। तो सबके लिए 10 10 ऑप्शन हो तो गए. हाँ, तो 10 रेज़ टू टोटल 6। कितने? बस दैट्स इट, 10 raised to 6. इतने पॉसिबल मैट्रिसेस आप बना सकते हो जो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे? बेसिकली सिमेट्रिक. समझे सिंप्लीफाई कैसे किया? अच्छा, इसी में अगर स्क्यू सिमेट्रिक बोलता तो? इसी में अगर स्क्यू सिमेट्रिक बोलता तो क्या होता? तो फिर 10 रेज़ टू 3, वेरी गुड. ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि डायगोनल पे 0 हो जाएगा। यस, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन थी कि डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए और ऊपर नीचे सिमेट्री एग्जिस्ट करनी चाहिए विद नेगेटिव बट साइन. माइनस के साथ। हाँ, तो टेक्निकली आपको सिर्फ 3 ही एलिमेंट चाहिए होते उस केस में. उस केस में ये सारे फिक्स 0 हो जाते हैं और यहाँ पे आप लिखते ए बी सी. यहाँ पे आप लिखते माइनस ए माइनस बी माइनस सी. तो आपको 3 रिक्वायरमेंट था, 10 raised to 3 बन जाता. तो इस टाइप के केसेस सॉल्व कर सकते हो अभी इजिली. चलो, 14th इज डन. नेक्स्ट आपने बोला था 16. Let A be a 3 by 3 matrix such that determinant of adjoint A is 12 raised to 4. Then what is determinant of A inverse adjoint of A? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक प्रॉपर्टी यूज होती है. खाली उस प्रॉपर्टी को मुझे बताने का ट्राई करना. सो द प्रॉपर्टी इज determinant of adjoint A is adjoint A to the power n minus 1. ये पता है आप सब लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है. अब सोच के बताना विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी ओनली कि इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या आएगा. इस केस में ऑर्डर 3 है तो n का वैल्यू 3 हो गया. डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू n minus 1 रेज़ टू 3। रेज टू n minus 1 रेज टू 3. ओके, ठीक बोल सकते हो. आई कैन सिंपली से क्या मैं इसको लिखूं? इट विल बी डिटर्मिनेंट A रेज टू पावर 2 इंटू 2 इंटू 2. एक्चुअली 3 बार बनेगा. जो आपने बोला वो सेम चीज ही है. मैंने उसी को 2 3 बार में लिखा हुआ है. तो इट बिकम्स 12 रेज टू 4. मतलब ये बनेगा डिटर्मिनेंट A रेज टू 8 इज इक्वल्स टू 12 रेज टू 4. अब कंपेयर करने के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर इज इक्वल टू 12. बराबर. हाँ। डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर अगर 12 हुआ तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हो गई 2√3. यहां तक का पार्ट क्लियर? चलो, अब आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन था व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो आपको एक सिंपल कंडीशन पता होगा कि इसको आप स्प्लिट कर सकते हो. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए. जैसे डिटर्मिनेंट ए इंटू बी इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी हो जाता है. तो उसी तरीके से इसको भी आप यूज कर सकते हो. अब व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स? इसका मतलब क्या होगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। यस, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. और ये तो आपने अभी देखा है, इट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर. तो टेक्निकली आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 2√3. 2√3। चेक करो जरा. सो इसमें एक तो इस प्रॉपर्टी का यूज आपको करना था जिससे आपको एक कंडीशन मिल जाता, और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसको सेपरेट कर सकते हो जिसमें आपको ए इनवर्स डिटर्मिनेंट को यूज करना है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. दैट्स इट. इससे आपको आंसर मिल जाएगा. चलो, 16 के बाद नेक्स्ट इज 19. ए आपको दिया है determinant of adjoint of a square. Now,
यहाँ पे अगर a होता तो कैन आई से इसका आंसर वुड हैव बीन डिटर्मिनेंट ऑफ a होल रेज टू पावर 4, अगर सिर्फ a होता तो। यस ठीक सर। है, अब a स्क्वायर है तो उसका इम्पैक्ट खाली इतना हो जाएगा कि ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट a स्क्वायर रेज टू 4, यस। और आई कैन से इसका आंसर विल बी डिटर्मिनेंट a होल रेज टू 8। मतलब टेक्निकली मुझे सिर्फ डिटर्मिनेंट a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट a थोड़ा अजीब सा दिख रहा है बट और कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली ओपन करके चेक करते हैं क्या बनेगा, क्योंकि सिंप्लीफाई होने का स्कोप डायरेक्टली दिख नहीं रहा है कहीं भी, तो मैं सीधा इसको ओपन ही कर देता हूँ। सो इसको थोड़ा सा मैं अलग से सॉल्व करता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन देखना ईजी हो जाएगा। खाली कैलकुलेशन देखना, बिकॉज तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना डेफिनेटली जो उसको। ऑप्शन दिए हैं उससे इट इज एविडेंट डिटर्मिनेंट एज। कैसे बेटा? 1 की जगह पे log x टू द बेस x लिख सकते हैं। 2 की ओके, जगह पे log y टू द बेस y लिख सकते हैं। और उसके नहीं बाद अपॉन वाली टू प्रॉपर्टी की जगह लेके पे आप लिखोगे तो टू 2 इंटू टाइम्स लॉग लॉग वाई। वाई, हाँ हाँ बराबर, वही। ठीक है। उसके बाद उसके बाद log y कॉमन आ जाएगा। मिडल में से log y कॉमन आ जाएगा। थर्ड रो में से log z कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट में से log x कॉमन आ जाएगा। और ओके डिनोमिनेटर में से भी सेम चीज कॉमन आ जाएगी। ओके, देखो उस केस में क्या होगा, जो आपने बोला वो बराबर है। यहाँ पे आप लॉग एक्स डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड बराबर। फिर यहाँ पे दिस टू एंड दिस, ठीक है, ये जो बोल रहा है बेटर बोल रहा है, सपोज इससे करना ट्राई करते हैं एक बार। डायरेक्टली ओपन करने में आंसर तो आएगा बट लेंदी हो सकता है, जो इसने बोला ये ऑप्शन सीम्स बेटर, इसको ट्राई करते हैं। क्योंकि इसमें एक चीज मुझे और दिखा कि ये मल्टीप्लाई डिवाइड से कैंसिल भी हो रहा है आपस में। सो चलो यहाँ पे इसको जिसने अरेंज करने को बोला है हम वैसे अरेंज करते हैं। लेट्स से फर्स्ट टर्म को मैंने लिखा log x टू द बेस x, सेकेंड टर्म सेम था log y टू द बेस x, log z टू द बेस x, यहाँ पे log x टू द बेस y, दिस इज टू टाइम्स ऑफ log y, टू टाइम्स ऑफ log y टू द बेस y, दिस इज log z टू द बेस y, यहाँ पे log x to the base z, log y to the base z, and this is 3 times of log z to the base z. अब मैं फर्स्ट अच्छा डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैट्रिक्स को हटाते हैं बिकॉज मैट्रिक्स में कॉमन नहीं आता है। हाँ, डिटर्मिनेंट में हम सबसे पहले इसमें अप्लाई करते हैं अपना ये विशेष बेस थियरम थ्योरम। ठीक है, जब मैं बेस थियरम थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें अपने पास न्यूमरेटर में हर एक टर्म का बेस log x आएगा, इसमें log y और इसमें log z, तो तीनों को बाहर ले लेते हैं। सो द क्वेश्चन रिड्यूसेस टू 1 बाय log x इंटू log y इंटू log z। अब यहाँ क्या बचेगा, दिस विल बी log x, ऑब्वियसली बेस कोई अलग हो जाएगा e, दिस इज log y, दिस इज log z, यहाँ पे बचेगा log x log y डबल, एंड दिस इज log z, यहाँ पे हो जाएगा log x log y एंड 3 टाइम्स ऑफ log z। अब वापस से फर्स्ट रो में से या फर्स्ट कॉलम में से log x बाहर आएगा, सेकंड कॉलम में से log y बाहर आएगा, थर्ड में से log z, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा log का पार्ट। सिर्फ आपका इतना सा पार्ट बचेगा, इट इज 1 1 1 1 2 1 1 1 3 बराबर है। बेटर अप्रोच है ये। नाउ इसको ओपन कर लो आप सीधा, इसको ओपन करने पे आपको दिख जाएगा दिस इज 1 टाइम्स ऑफ 6 माइनस 1 minus 1 times of 3 minus 1 plus 1 times of 1 minus 2. So this is coming out to be 5 minus of 2 क्या? अरे भाई लेक्चर चालू, मैं minus क्या करूँ? 1. This is equal to 2. So यहाँ पे 2 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a आपका 2 आया, दैट मीन्स अपना जो आंसर था वो डिटर्मिनेंट a रेज टू 8 था, तो आंसर शुड बी 2 रेज टू 8 बराबर है। सो अगेन दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, पहला डिटर्मिनेंट एडजॉइंट का जो प्रॉपर्टी है उसको आप यूज करोगे, दैट इज पार्ट 1। दूसरा आपके पास इसको ओपन करने के लिए जो ये आरएस ने बताया वो अप्रोच बेटर था कि हम बेसिस थ्योरम से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 स्टेप में आपका पूरा लॉग हट जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल रिड्यूस टू दिस पार्ट। चेक कर लो जरा एक बार क्विकली। चलो, सबको क्लियर है ये पार्ट? यस सर। Okay, moving to next one, 28th. P is equal to this. I think ये PYQ है, ये पास्ट में आ चुका है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं ना यहाँ पे 2007 2008 2010 ऐसा लिखा होगा तो ये सब PYQs होते हैं बिकॉज ये पर्टिकुलरली उस ईयर में आए होते हैं।
चलो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा। इसने क्वेश्चन में क्या बोला, इसने बोला कि P एक आपके पास मैट्रिक्स है, कुछ तो अजीब से वैल्यू दिए हैं। A is also a matrix with a simple values. Q दिया है P into A into P transpose, और आपको बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करने पे ऐसा कुछ बनेगा। अब बताओ कि वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, देखो जनरली ऐसे केस में क्या होता है, ये जो बीच का नंबर है ना Q की पावर 2007, इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करते हो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने का टेक्निक क्या होगा, इसको समझते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस ये जो एक्सप्रेशन है P ट्रांसपोज इंटू क्यू की पावर 2007 इंटू P, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक सिंपल अप्रोच यूज करता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ क्यू की पावर 2005 क्यू और P, ऐसा लिख सकता हूँ। यस। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास, अच्छा वन मोर थिंग, ये कैपिटल P होगा ऑब्वियसली, स्मॉल p दिख रहा है बट वो सेंस नहीं बनेगा। नाउ अब आप Q का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ये बनेगा P ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज इंटू क्यू की पावर 2005 इंटू क्यू क्यू आप इससे क्या हो जाएगा पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी। मैंने दोनों क्यू की एक एक वैल्यू पुट की है। अब ये क्यू पुट की इसका रीजन समझने का ट्राई करना। एक टर्म बन रहा है पी ट्रांसपोज इंटू पी, और यहाँ भी सेम बन रहा है पी ट्रांसपोज इंटू पी। ठीक है, सो अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि व्हाट इज पी ट्रांसपोज इंटू पी। पी आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, पी का वैल्यू कितना था, इट इज √3/2 हाफ माइनस हाफ एंड √3/2। ठीक है, व्हाट अबाउट पी ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा √3/2 हाफ माइनस हाफ एंड √3/2। एक बार जरा चेक करो इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है। सो √3/2 इंटू √3/2 मतलब 3/4 प्लस 1/4, फर्स्ट टर्म बिकम्स 1। नेक्स्ट टर्म बनेगा माइनस ऑफ √3/4 एंड प्लस ऑफ √3/4 मतलब 0। नेक्स्ट टर्म आपके पास जो आएगा इट इज माइनस √3/4 प्लस √3/4 अगेन 0, एंड बाय डिफॉल्ट लास्ट टर्म 1, मतलब इनका प्रोडक्ट बेसिकली क्या आ गया, आई। ये समझा अभी? यस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में जो अपन ने एक क्यू यूज किया उसमें से ये आई बन गया, इसमें से ये आई बन गया, इनको भूल जाओ। मतलब यहां से एक एक ए बचा है बेसिकली। अब यही प्रोसेस को मैं वापस से रिपीट करूंगा एक और क्यू के साथ, तो कहना है इसे वापस से आई बनेगा, फिर एक और ए आ जाएगा। यस और नो? मैं वापस से प्रोसेस को रिपीट करूंगा। अब मैं यहाँ पे क्यू को लिख दूंगा एक क्यू, फिर क्यू की पावर 2003, फिर क्यू, वापस से इससे एक और ए बनेगा, इससे एक और ए बनेगा। ट्राई टू फिगर आउट द पैटर्न। 2007 से 2005 लाने में दो क्यू कंज्यूम किए, हर एक क्यू से एक एक ए बना। ठीक है, तो जितने क्यू है कहना इसे अल्टीमेटली उतना ही ए बनेगा। सो दिस एक्सप्रेशन शुड रिड्यूस टू ए टू द पावर 2007। ये समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो फाइनली बनेगा इट विल बी ए टू द पावर 2007। कंफर्म करो एक बार मुझे। देखो वापस से रिपीट कर रहा हूं, देखना। हाँ बेटा, एक और बार रिपीट करो ना वापस से। श्योरली। देखो बाहर का पी ट्रांसपोज एज इट इज था, क्यू का जो वैल्यू था यहाँ पे लिखा हुआ था पी ए पी ट्रांसपोज, मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। सेम इस क्यू के वैल्यू को यहाँ पुट किया और पी को एज इट इज लिया। जब इस एक्सप्रेशन को लिखा था मुझे पता है क्या दिखा, मुझे पी ट्रांसपोज इंटू पी बनता हुआ दिखा। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे, दोनों सेम बनेंगे, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेसिकली आई। तो हुआ क्या, स्टार्टिंग का टर्म आई बन गया, ये टर्म आई बन गया। अब क्वेश्चन इतना सा दिखा बस खाली। ठीक है, अब होगा क्या, मैं वापस से क्यू के दो पार्ट को पुट करूंगा। ठीक है, वापस देखो क्या बनेगा, जब आप क्यू के दो पार्ट को पुट करते हो तो ये ए रहेगा, पी ट्रांसपोज रहेगा इनटू क्यू, क्यू की पावर 2003 हो जाएगा, दो दो पार्ट मैंने यूज कर लिए, क्यू इंटू पी इंटू ए। मुझे खाली ये कंफर्म करो, ये जो मैंने लिखा ये समझे कैसे लिखा। यस सर। नाउ अब इसमें क्यू का वैल्यू वापस से पुट करते हैं। ठीक है, ए को रखा एज इट इज, पी ट्रांसपोज भी रखा एज इट इज, क्यू अपना था पी ए पी ट्रांसपोज, तो इट इज पी ए पी ट्रांसपोज इंटू क्यू की पावर 2003, वापस से क्यू को पुट किया, पी ए पी ट्रांसपोज इंटू हो जाएगा ए। वापस सेम लॉजिक, अपने को पता है पी ट्रांसपोज इंटू पी कितना बनने वाला है आई, तो ये भी आई बन जाएगा।
यहाँ पे एक और p होगा ना, सॉरी। हाँ, यहाँ पे ये भी आपका क्या बन जाएगा बेसिकली, i, p a p ट्रांसपोज। हाँ सही। नाउ अब क्वेश्चन जो बना वो कैसा दिखेगा, a इंटू ए बिकम्स a स्क्वायर इंटू p ट्रांसपोज इंटू q की पावर 2003 इंटू p इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पैटर्न समझना। सबसे पहले 2007 था, बाहर लिखा था p ट्रांसपोज इंटू पी। फिर 2005 आया, बाहर क्या आ गया, a इंटू पी ट्रांसपोज p इंटू ए। फिर 2003 हो गया a स्क्वायर इंटू पी ट्रांसपोज p इंटू ए स्क्वायर। हो क्या रहा है पता है, ये p ट्रांसपोज और p फिक्स चल रहा है, ये यहाँ पे भी सेम है, ये p ट्रांसपोज और p यहाँ पे भी सेम है, और यही p ट्रांसपोज और p यहाँ पे भी सेम है। q की पावर दो दो कम होती जा रही है, बट जो q की पावर कम हो रही है ना, वो a की पावर बन के आगे आ रही है बेसिकली। तो आपके पास जब 4 कम हुआ तो बाहर ए स्क्वायर आ गया। अब जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, जो है खाली a बचेगा, और इट विल बी a टू द पावर 2007। 007। यस, तो एक्चुअली आंसर क्या आ जाएगा, a की पावर 2007। अब जरा a में पैटर्न देखो, दिस इज योर a। इसको देख के बताओ a स्क्वायर का वैल्यू कितना बनेगा, 1, 1201। 1201। मतलब आपको पैटर्न दिख रहा है, चाहो तो एक क्यूब भी चेक कर सकते हो। इम्पैक्ट सिर्फ इस एलिमेंट पे होने वाला है। तो जब आप a की पावर 2007 लिखोगे तो अब वो क्या बनेगा, 1 2007 01। 01। आपसे पूछा था ट्वाइस a प्लस बी माइनस 3c माइनस 4d। ट्वाइस a मतलब हो गया 2, b हो गया 2007, माइनस 3c इज 0, माइनस 4d इज माइनस 4। आपका आंसर आ जाएगा 2005। दैट्स इट, चेक करना जरा। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, इनमें पैटर्न ध्यान रखो, आपको ना मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप के एक्सप्रेशन मिलेंगे और बड़े पावर्स मिलेंगे। बड़े पावर्स को एक बार सिंप्लीफाई करना, आपको डेफिनेटली किसी ना किसी का प्रोडक्ट आई मिलेगा। बिकॉज एक सिंपल चीज समझो, अगर क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, बिकॉज बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को मैनुअली करना पॉसिबल नहीं है। तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिससे आप उसको सिंप्लीफाई कर पाओगे बस खाली। चलो, अभी क्लियर हुआ सबको ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट था आपका 23। ये भी कुछ उस टाइप का ही दिख रहा है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेट करने का ट्राई किया है। लेट्स सी, x इक्वल्स टू 1 1 1। एक कॉलम मैट्रिक्स दिया है आपको, a दिया है एक 3 by 3 मैट्रिक्स। उसने बोला है फॉर k बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर x ट्रांसपोज इनटू a रेज टू k टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 333। ओके, जो लास्ट टाइम क्वेश्चन था उससे सिमिलर है, बट अगेन इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ तो पैटर्न निकालना पड़ेगा। नाउ पैटर्न देखने के लिए अपने पास ऑप्शन क्या है, तो ए आपको मिल गया है। अब हम यहाँ पे पैटर्न चेक करने के लिए लेट्स से ए स्क्वायर निकाल के ट्राई करें कुछ पैटर्न के लिए। 1 1 1 एक्स ट्रांसपोज तो आपका रो बनेगा। अच्छा, अपने को तो एक ही एलिमेंट से मतलब है ना बस खाली, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो। ठीक है, चलो लेट्स सी, चेक करते हैं। ऑप्शन दिख नहीं रहा है, पैटर्न देखना पड़ेगा। सो ए स्क्वायर निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे, -1 2 3 0 1 6 0 0 -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 2 3 0 1 6 0 0 -1। ठीक है, चलो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, सो -1 ही आ जाएगा इसमें। तो सेकेंड एलिमेंट विल बी -2 +2 एंड 0। आई थिंक 0 हो रहा है, चेक करते जाना कैलकुलेशन। -3 +12 -3 मतलब ये 6 बन रहा है। नेक्स्ट आपके पास 0 0 0, दिस इज 0 0 1 0 मतलब 1, 0 6 -6 मतलब दिस इज कमिंग आउट टू बी 0 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। एक बार चेक करो ए स्क्वायर का वैल्यू, x ट्रांसपोज into a raised to k into x।
ठीक है। ए रेस टू के में कुछ तो पैटर्न मिलना चाहिए था, पैटर्न कुछ दिख नहीं रहा है सच तो। हम्म, फिर मैं लेक्चर चल रहा है, मैं नहीं जा सकता। ए स्क्वायर इज -106 010 001। ठीक है। इसके बाद ए क्यूब चेक करें या ए रेस टू 4 करें, दोनों कर सकते हैं वैसे तो। चलो ए क्यूब चेक करते हैं। ए क्यूब चेक करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वापस से -1 2 3 0 1 6 0 0 -1। ओके, हाउ मच विल बी ए क्यूब इन दिस केस? -1 0, ये 0 है तो -1 सेम हो गया। नेक्स्ट इज -2, -2 आ जाएगा। नेक्स्ट इज -3 0 एंड -6 -9। 0 1 0 तो दिस इज 0, 0 1 0 तो 1, 0 6 0 दिस इज 6। ये तो कोई पैटर्न ही नहीं है, बहुत रैंडम जा रहा है। सर ए स्क्वायर का फर्स्ट टर्म 1 आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ए स्क्वायर का फर्स्ट टर्म, अरे हाँ 1 होगा, सॉरी। ऑब्वियसली अगर उतना मिस्टेक हुआ तो फिर सारे एलिमेंट में हो जाएगा, तो ये भी चेक नहीं किया अपन ने। एक सेकंड बेटा। ए स्क्वायर का फर्स्ट टर्म शुड बी +1, करेक्ट है। दिस इज +1। k belongs to some natural value x transpose into a raised to k into x। x ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा बेसिकली 3/1। फिर आप मल्टीप्लाई करते हो 3/3, ये कैसे हो सकता है? अच्छा नहीं, 1/3 हो जाएगा ना, x 3/1 है, सॉरी। 1/3 इंटू आप कर रहे हो 3/3 इंटू आप कर रहे हो 3/1। सो इनके मल्टीप्लिकेशन से 3/3, मतलब ये एग्जिस्ट तो करेगा, बट अल्टीमेटली जो बनेगा वो एक ही एलिमेंट बनेगा। नाउ व्हाट विल बी दैट पर्टिकुलर एलिमेंट? ए स्क्वायर, अरे रे रे, ठीक है, गॉट इट। इस पार्ट को साइड में रखो। इसका हिंट ना इस क्वेश्चन से भी मिल रहा था, जस्ट एक मिस्टेक किया। ये देखो, ऑब्जर्व दिस पार्ट। आपने इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व किया था कि जब आपने ए स्क्वायर निकाला तो सारे एलिमेंट सेम रहे, सिर्फ यहाँ पे 2 आ गया था। ठीक है, आप हाँ, ऑब्जर्व करो, दिस इज समवॉट सिमिलर टू आई। देखो ए स्क्वायर में सेम चीज है, यहाँ पे 6 है और बाकी तो सब वहाँ पे कुछ आई 3 के इंटू बराबर एक्स है। आ जाएगा, 3 इंटू एक्स हो जाएगा। यस, तो अब अगर मैं ए रेस टू 4 करूंगा, ठीक है, तो ए रेस टू 4 में क्या आना चाहिए वैल्यू, कर लेते हैं बिकॉज सो इजीली आ रहा था, एक बार इसमें 12। भी चेक कर लेंगे। 0 1 0 1 1 0 6 0 1 0 0 0 1। सो इसको चेक करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 1 एज इट इज। सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट 0 0 1 0 0 0 1 0 0। दिस इज ऑल्सो 0 एंड दिस इज 1। नाउ वी हैव द पैटर्न। क्या मिल रहा है पैटर्न, समझे? ए रेस टू 1 को छोड़ दो बस खाली, तो ए रेस टू 2 ऑनवर्ड्स आपको पैटर्न मिल रहा है कि सब कुछ आई के बराबर है, सिर्फ यहाँ पे 3 का मल्टीपल चल रहा है। 3k हो गया, फिर यहाँ पे 4k हो गया। तो कैन आई सिंपली से, आपके पास अगर ए रेस टू के है और के उसने नेचुरल नंबर बोल रखा है आपको ऑलरेडी, तो ए रेस टू के शुड बी इक्वल टू 1 0 3k 0 1 0 0 0 1। खाली ये मुझे कंफर्म करो, दिस वाज सपोज टू बी द इंपॉर्टेंट पार्ट। ये उससे मैच हुआ है, और इस पार्ट को अपन मैं बताऊंगा एंड में, ध्यान भी रखना है आपको, बिकॉज सबसे स्टैंडर्ड केस है ये। अब इसमें उसने क्या बोला था, आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरह करना है? तो अपने को मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर सबसे पहले तो एक्स ट्रांसपोज का। एक्स ट्रांसपोज अपने पास बनेगा
1 1 1, इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 0 3k 0 1 0 0 0 1, एंड देन इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 1 1 का, इसका नेट सम इज 33। कंफर्म करो ये पार्ट समझा, क्योंकि पैटर्न मिलना जरूरी था, पैटर्न के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था, तो पैटर्न इज सपोज टू बी द नेसेसिटी ऑफ द क्वेश्चन, सो इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया। नाउ अब प्रोडक्ट देखना है यहाँ पे। सो प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली आपके पास सारे एलिमेंट आई थिंक सेम ही बनेगा ना, प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा एज इट इज पूरा, क्योंकि 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, इट विल रिमेन सेम। और फिर उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका इस एलिमेंट का या इस मैट्रिक्स का इसके अंदर, तो क्या बचेगा 1/3 3/1 नहीं, सॉरी माय बैड, दिस इज 1/3, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 3/3। तो मल्टीप्लाई करने पे 1/3 बनेगा, वो 1/3 क्या होगा, सो इट शुड बी 1 1 1, मतलब 1 हो गया। नेक्स्ट इज 101, सेकंड एलिमेंट आपके पास आना चाहिए 1, थर्ड एलिमेंट इज 3k 3k plus 1. प्लस 1, चेक करना जरा एक बार, दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1, अब इसका सिंगल मल्टीप्लीकेशन होगा, एक बार ही करना पड़ेगा, सो इट इज 3k plus 3. 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 33, मतलब 3k इज इक्वल टू 30 और k इज इक्वल टू आपके पास होना चाहिए 10। ओके, आंसर किस फॉर्म में चाहिए था आपने को, हाँ वही चाहिए था, k का वैल्यू नेचुरल नंबर दिया था, तो k शुड बी इक्वल टू 10, 10 से आपका वैल्यू मैच हो जाएगा। सो थोड़ा टिपिकल था इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, बिकॉज सबसे पहले आपको इस पैटर्न को पहचानना था, और पैटर्न पहचानने के लिए ए स्क्वायर वॉज इनफ। हाँ, अगर पैटर्न ए स्क्वायर पे नहीं मिलता तो टिपिकल हो जाता, जो हम स्टार्टिंग में अटके हुए थे। तो ए स्क्वायर एक बार कोर्स से आपने पैटर्न पहचाना, पैटर्न पहचानने के बाद नेक्स्ट स्टेप वॉज मल्टीप्लीकेशन, 1/3 3/3 किया तो 1/3 बन गया, और फिर उसको 1/3 को 3/1 में मल्टीप्लाई किया तो 1/1 बनेगा, एक ही एलिमेंट, तो उससे आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। चेक कर लो, अभी क्लियर है सब? बट सर अगर k को 1 डाला तो मैच नहीं होगा। पे मैच नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर, बट इसलिए हमने क्या देखा ना कि जब आंसर निकाला ना, तो आंसर के का वैल्यू 1 नहीं आया, अगर वहां पे तो मैं बोलता फिर मिसमैच हो गया, बट के इक्वल टू 10 पे आपका हुआ ना, तो उसका रीजन समझो। कभी कभी क्या होता है ना कि जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न डायरेक्टली फर्स्ट वाले पे मैच नहीं करते, सेकंड ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, और एक बार स्टार्ट हो गया ना फिर रुकेंगे नहीं। तो 2 और 2 से आगे आप सबके लिए इसको अप्लाई कर लोगे, बट 2 से पहले अप्लाई नहीं कर सकते बस खाली, तो ये इसमें एक कंडीशन था। इसलिए अगर सॉल्व करने पे के का वैल्यू मेरा 1 आता है तो बोलता कि 1 वैलिड नहीं है और आंसर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट 1 से बड़ा आया तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा फॉर श्योर, क्योंकि टेक्निकली पैटर्न ए का नहीं बना है, पैटर्न एक्चुअली ए स्क्वायर का बना है अपने पास, और वहां से पैटर्न निकलना स्टार्ट हुआ। ओके सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज 24, ए बी आर 3/3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 2 इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, ये तो अपन ने अभी डिस्कस किया, वही हो गया ना। देन द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 9। ओके, सबसे पहले मुझे ये बताओ, what will be the value of this expression, determinant of a 2024 times, हमने जो फॉर्मूला यूज किया उसके हिसाब से इसका वैल्यू कितना आएगा? टू रेस टू 2024। यस, टेक्निकली इट शुड बी डिटर्मिनेंट a का होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर 2024। ये सबको क्लियर है मैंने कैसे लिखा? डायरेक्टली आंसर प्रॉपर्टी से, डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर बनता है एक एडजॉइंट, और वैसे 2024 एडजॉइंट थे, तो उन सबका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 2024। नाउ डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आपको 2 दिया था, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 टू द पावर 2024। अब आपको चेक करना था डिविजिबिलिटी बाय 9, 9 चेक करने के लिए, सॉरी, डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करने के लिए हम इसको किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? सो 4 लिखा है ना, 4 को हम 3+1 के फॉर्म में लिख लें, बाइनोमियल का यूज होगा एक्चुअली यहाँ पे, 3+1 होल रेज़्ड टू पावर 2024, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। नाउ अब मुझे बताओ, जब इसको एक्सपांड करोगे तो आपको टर्म्स कुछ ऐसे मिलेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म 2024 C0 3 टू द पावर 2024, नेक्स्ट इज 2024 C1 3 टू द पावर 2023 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब टर्म तो 9 से डिविजिबल होंगे, फिर ऐसे मुझे लास्ट के टर्म्स देखना चाहिए,
जो 9 से डिविजिबल नहीं है, जहाँ रिमाइंडर बचेगा। लास्ट के दो तो टर्म्स। लास्ट का सबसे लास्ट टर्म जो होगा दैट इज, हाँ लास्ट के दो टर्म्स 2024 सी 2024, एक तो कांस्टेंट टर्म होगा और लास्ट होगा 2024 सी 2023 इंटू 3 की पावर 1। इसके पहले सारे 9 से डिविजिबल होंगे, तो करने से रिमाइंडर में खाली ये पार्ट बचेगा। नाउ 2024 सी 2023, तो ये बनना चाहिए 2024 इंटू 3 प्लस 1। अब ये कितना आ रहा है? सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 6072 प्लस 1, और आई कैन से 6073। आप सिर्फ ये चेक कर लो कि 6073 को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, और वही आपका आंसर भी हो जाएगा। 9 से डिवाइड किया तो 9 6 जा 54, 67, 7 9 जा 63, 43। 9 से डिवाइड किया तो 9 4 जा 36। आई थिंक रिमाइंडर इज 7। चेक कर लेना एक बार। अगेन लॉजिक समझना। लॉजिक में पहला था फॉर्मूला बेस्ड लॉजिक, जहां पे आपने इसको सिंप्लीफाई किया और इस पार्ट में एक्सप्रेस किया। दूसरा, कभी भी रिमाइंडर क्वेश्चन आएगा तो एक सिंपल चीज ध्यान रखो। रिमाइंडर के लिए आपको क्या करना है कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो ना, आपको अपने नंबर को उस नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लेके आना है। नाउ आई नो कि 4 का मैं कोई भी पावर ले लूं, वो 9 के मल्टीपल में नहीं आएगा, बट वो 3 के मल्टीपल में इजीली आ सकता है। तो मैंने उसको 3 + 1 के फॉर्म में लिखा और पूरा एक्सपांड कर दिया। मुझे दिख रहा है कि हर एक टर्म 9 से डिविजिबल है, बिकॉज 3 की पावर 2 से ज्यादा थी। सिर्फ कौन से दो टर्म में नहीं था? लास्ट के दो टर्म। तो लास्ट के दो टर्म का वैल्यू निकाला और उससे डिविजिबिलिटी चेक कर ली बस खाली, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, लास्ट टेस्ट इसको अलग से कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू माइनस 2 - 1 1। मैट्रिक्स दे दिया है आपको ऑलरेडी। कंडीशन क्या बोल रही है इसमें? हाँ, it says a equal to this if sum of the diagonal elements of a raised to 13 is 3n। अगर इतना है तो पैटर्न फॉलो होना चाहिए मोस्टली। एक बार चेक करते हैं पैटर्न। a स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 - 1 1 1, 2 - 1 1 1। बताना वैल्यू। a स्क्वायर विल बी 4 - 1 तो 3 हो गया, -2 - 1 तो -3 हो गया। नेक्स्ट इज 2 + 1 3 हो जाएगा, और नेक्स्ट इज -1 + 1 0 हो जाएगा। चेक करना जरा एक बार। ए स्क्वायर 2, अरे नहीं, हाँ बराबर है। 2 - 1 1, 4 - 1 3 हो गया। यस सर। नेक्स्ट इज -2 - 1 -3 हो गया, 2 3। ओके, क्या अब इस ए स्क्वायर को आई कैन राइट 3 टाइम्स ऑफ 1 - 1 1 एंड 0, ऐसा लिख सकते हैं? यस। अब इससे कुछ पैटर्न मिलेगा क्या यस अपने सर। को? सो ए स्क्वायर के बाद नेक्स्ट क्या निकालना चाहिए? ए क्यूब चेक करें। ए स्क्वायर के बाद ए क्यूब चेक कर लेते हैं। तो ए क्यूब में अपने पास जो वैल्यू बनेगा वो होगा 3 1 - 1 1 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 1 1 1। चेक करो ए क्यूब का वैल्यू कितना आ रहा है? 3 टाइम्स ऑफ दिस इज 2 - 1 1, -1 - 1 तो -2। नेक्स्ट इज 2, हाँ सिर्फ 2। नेक्स्ट इज -1। चेक करना जरा एक बार। ये तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा वैसे। ए स्क्वायर ए क्यूब, ठीक है। A⁻13 बोला है ना इसने। 2 पे पैटर्न दिखा था, और 2 को स्प्लिट करना है अगर अपने को आगे 13 बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? 4 9 कर सकते हैं। 4 9 में 3 लगेगा। देयर इज अनदर ऑप्शन, A4 चेक करना ही पड़ेगा। A4 चेक करते हैं इसमें, तो A4 कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ 1 2 -2 -1। ये कितना था अपने पास? 2 - 1 1 1, 2 - 1 1 1। कितना आ रहा है A4?
3 times of 2 minus 2, 0, minus 1 minus 2, minus 3, 4 minus 1 is 3, and minus 2 minus 1 is minus 3. यार थोड़ा सा होप दे रहा है, बार बार सिंप्लीफाई हो रहा है, वापस से बिगड़ जा रहा है. 9 आ गया, 0 minus 1 1 and minus 1. 9 types of 0 minus 1 1 and minus 1 a raised to 4. अभी भी पैटर्न तब तो मिला नहीं डायरेक्ट ही है. आ जाएगा A4 और A3. A4 और A3 कैसे बेटा? 3 कॉमन आ रहा है दोनों में भी. A4 नहीं और नहीं नहीं A3 नहीं. नहीं, वो दोनों का 3 अलग अलग है. मतलब मैं चाह रहा था कि A4 तो मुझे मिल गया सिंपल फॉर्म में, अब कहीं से अगर मैं A9 निकाल लूँ पैटर्न के थ्रू तो मिल जाए, बट A9 मुझे दिख नहीं रहा है पैटर्न से निकलता हुआ. हम्म, ए स्क्वायर में एक 3 बाहर आया था, ए रेज टू 4 में 2 3 बाहर आए. हाँ, नाउ दिस मेक सेंस. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. एक पैटर्न समझना, मुझे और कुछ तो पैटर्न दिख रहा, खाली एक ही दिखा है अब तक. ए स्क्वायर में ना आपके पास जब सिंप्लीफाई किया तो अंदर थोड़े इजी एलिमेंट्स बने और एक 3 बार आ गया. सिमिलरली जब ए रेज टू 4 आपने सॉल्व किया ना, तो उसमें भी सिमिलर टाइप के टर्म बने, एग्जैक्ट सेम नहीं थे बट सिमिलर थे, और बाहर 3 स्क्वायर आ गया. मतलब कहीं ना कहीं ए रेज टू 6 में भी ऐसा ही कुछ पैटर्न फॉलो होगा, और ए रेज टू 6 अपने काम का है बिकॉज ए रेज टू 6 से आपको ए रेज टू 12 मिल जाएगा एक्चुअली, और उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बिकॉज इसको आप लिख सकते हो ए रेज टू 12 इंटू ए, तो आपको इसमें ए रेज टू 6 तक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर पैटर्न होगा तो. नाउ अब मैं ए रेज टू 5 और 6 एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ. 1 minus 1, दिस इज 2 minus 1 1 1, ये अपना ए था. ठीक है, 2 minus 1 1 1. हाँ, ए रेज टू 5 कितना आ रहा है? दिस इज कमिंग आउट टू बी 9. ये हो जाएगा 0 मतलब minus 1. दिस इज 0 मतलब अगेन minus 1. दिस इज 2 minus 1 1. दिस इज minus 1 और -1 -2. सब ठीक था, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा क्यों आ गया? चलो ठीक है, अपने को तो वैसे भी ए रेज टू 6 निकालना था. ए रेज टू 6 निकालने के लिए इसमें मल्टीप्लाई किया अपन ने -1 -1 1 एंड -2, और इसके साथ में आ गया 2 -1 1 एंड 1. हाउ मच इज ए रेज टू 6 नाउ? 3 वाला पार्ट बनना चाहिए. -1 मतलब -2 -1 -3. हाँ, दिख तो रहा है, बनेगा शायद. +1 -1 0 हो गया है तो ठीक है. 2 + 2, नहीं 2 - 2, ये भी 0 हो गया. -1 -2 -3. अरे ये तो सॉल्व भी हो गया. ठीक है, 3 बाहर आ गया, दैट इज -27 टाइम्स ऑफ क्या बन गया? आई. ये समझे? यस सर. अब यस अगर सर. ए रेज टू 6 -27 टाइम्स ऑफ आई बना है, तो इस लॉजिक से ए रेज टू 12 तो बता ही सकते हो. कैन आई से 27 27 का का स्क्वायर. स्क्वायर? ठीक है, 27 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई बनेगा, और आपको चाहिए था ए रेज टू 13, तो आपका आंसर होगा 27 का स्क्वायर दैट इज 729 टाइम्स ऑफ आई इंटू ए, और आई तो आपके पास आई इंटू ए तो ए बनेगा. ए इज नथिंग बट 2 -1 1 एंड 1. क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए रेज टू 13 का जो सम है वो ये है. ओके, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 2 + 1 इंटू 729. समझे कैसे लिखा? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स. यस सर. नाउ तो 3 ये रेज़ टू कितना हो 7. गया? 3 रेज टू कितना पावर हो गया? 6 + 1 7. 7. यस, 3 रेज टू 7, तो n इज इक्वल टू 7. नाउ एक चीज समझना, जैसे पिछले क्वेश्चन में पैटर्न ए स्क्वायर से मिल गया था तो आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया. इस क्वेश्चन में पैटर्न है मुझे ए स्क्वायर ए क्यूब तक नहीं मिला, तो मैंने ए रेज टू 4 तक भी होप रखी थी. उसका रीजन था कि मुझे कहीं ना कहीं पैटर्न बनेगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, और वहां पे एक पैटर्न का हिंट मिला, उस हिंट को लेके हमने फॉलो किया तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ बेसिकली. नो डाउट अ लेंदी वन, बट इस टाइप के क्वेश्चन ना एग्जाम में अटक भी सकते हैं थोड़ा सा. तो इनमें एक सिंपल अप्रोच ध्यान रखो, ज्यादा टाइम मत देना, बिकॉज मैट्रिसेस समथिंग ना जहाँ पे आप टाइम से क्वेश्चन में स्टक हो सकते हो. तो अगर आपको लगता है कि आपको हिंट मिल रहा है सॉल्व करने का तो ही सॉल्व करो, अदरवाइज स्टक मत हो. बिकॉज जैसे अपना यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 10 मिनट्स चला गया, तो वो 10 मिनट्स को सेव करने का ट्राई करना अगर एक्स्ट्रा टाइम ना हो तो. चलो, सबको क्लियर है ये पार्ट? यस सर. यस सर. ओके, इसके अलावा कुछ क्वेरी है इस पेपर में, देख लो एक बार.
21. 21. Number of singular matrices of order 2. Okay. First of all, what do you mean by singular matrices, beta? बोलो, किस मैट्रिसेस को आप सिंगुलर बोलते हो? जिनके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ऑल दी मैट्रिसेस जिनके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा उन सबको हम बोलेंगे कि सिंगुलर। नाउ यहाँ पे आपको ऑर्डर 2 बोला गया था, तो लेट्स से आपने लिखा ए बी सी डी। टेक्निकली इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, मतलब ए डी माइनस बी सी शुड बी इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब उसने ये बोला कि आपको जो भी एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं वो कहाँ सेलेक्ट करने हैं, 2 3 6 9 से। तो नाउ इन चारों की कॉम्बिनेशन को इस तरीके से अरेंज करो कि आपको ए डी इक्वल टू बी सी मिले, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, तो इसके लिए केसेस चलेंगे। केस किस तरीके से वर्क करते हैं समझना। सबसे पहला केस कि ऑल डिफरेंट हो गए, लाइक ए डी बी सी सबको आपने डिफरेंट लिया, तो वहां पे एक कॉम्बिनेशन है। आप देखो 6 इंटू 3 का प्रोडक्ट भी 18 होता है और 9 इंटू 2 का प्रोडक्ट भी 18 होता है, बराबर। Yes, तो sir. ए डी इक्वल टू बी सी बन सकता है। नाउ अब इसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे ये आपको सोचना है बेसिकली। सो कॉम्बिनेशन किस तरीके से क्रिएट करने हैं वो देखो। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी सी डी। आपको ए डी को 18 बनाना है, तो ए डी को 18 बनाने के लिए 6 3 ले सकते हो, 3 6 ले सकते हो। बी सी के लिए आपके पास जो रहेगा वो हो जाएगा यहाँ पे 2 9 2 9। फिर नेक्स्ट केस में वापस से 6 3 लिया तो 9 2, 3 6 लिया तो 9 2। चेक करना जरा एक बार, Yes, sir. ठीक है। चारों डिफरेंट केस हैं तो आपके पास इसके ऑप्शन बनेंगे 4, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगा आपके पास कि आपने किसी भी दो नंबर्स को यूज किया। अब उसने ये नहीं बोला कि आपको चार नंबर यूज करने हैं, आप किसी भी दो को भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो दो वैल्यू इनको लिए थे वही दो इनको भी ले लिए। Yes, sir. लेट्स से 2 3 2 3, 2 6 2 6, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन ना एक्चुअली बन रहा है अपने पास कॉम्बिनेशन पे, विच इज पीएनसी का क्वेश्चन बन गया कहीं ना कहीं। सो इस केस में अपने पास सेकंड आपने लिया, एग्जैक्ट किया। टू वाले केस में अपने पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो चार में से किसी दो को सिलेक्ट कर लेते हैं 4C2 और उनकी अरेंजमेंट हो जाएंगे 2 इंटू 2। ये मैंने क्या किया समझना। सबसे पहले तो मैंने ये सिलेक्ट किया कि चार में से कौन से दो आने चाहिए, दैट इज 4C2। अब वो जो दो आए हैं वो दो एडी में आपस में रीअरेंज हो सकते हैं इन 2 वेज, बीसी में आपस में रीअरेंज हो सकते हैं इन 2 वेज। तो नेट कितना हो गया, 4C2 का वैल्यू बनता है 4 इंटू 3/6, 6 इंटू ये हो गया 4, 24, ठीक है। थर्ड एग्जैक्टली थ्री, नहीं, एग्जैक्टली थ्री एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज एग्जैक्टली थ्री में कभी भी आप इनको इक्वल नहीं कर पाओगे। ये समझे मैंने कैसे बोला। अगर आपने तीन नंबर के 3 और 6, तो आपको किसी एक को रिपीट करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे 6 ले लिया, इक्वल नहीं होगा, तो एग्जैक्टली 3 वर्क नहीं करेगा, बट एग्जैक्टली 4 वर्क करेगा। एग्जैक्टली 4 का मतलब क्या हो गया, ऑल डिफरेंट, और इसको मुझे ऐसा बोलना चाहिए आपके हिसाब से 2 से। ये हो गया बेसिकली 2 सेम, दो नंबर्स को सेम लिया था आपने। 3 सेम पे वर्क नहीं करेगा, 4 सेम पे फॉर श्योर वर्क करेगा। 4 सेम मतलब चारों नंबर ही सेम हो जाए। लेट्स से 2 2 2 2, तो ही बन जाएगा सिंगुलर। और आई थिंक इसके तो चार केस फिक्स होने चाहिए अपने पास बेसिकली। सो आपके पास एक केस से बने चार, एक से बने 24 और दूसरे से कितने बने चार। नेट कितना हो गया 24 प्लस 8, 32 आ रहा है बेसिकली। चेक कर लो एक बार। क्या हाँ बेटा। फर्स्ट केस में 8 बन सकते हैं ना, लाइक ए डी की वैल्यूज बी सी भी तो ले सकते हैं ऐसे। अरे हाँ 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 हाँ, ऑल डिफरेंट वाले केस में आपने 2 और 2 4, 4C2 कॉम्बिनेशन, 4C2 नहीं, 4C2 नहीं होगा। चारों सेलेक्ट तो अपन ने किए, बट करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाए हैं ये सारे कॉम्बिनेशन आपस में एडी और बीसी के साथ स्विच हो सकते हैं, तो टोटल 8 बनेंगे यहाँ पे, परफेक्टली फाइन। सो दिस इज 8, 24 एंड 4, नेट 36 आना चाहिए। आंसर है तो वेरीफाई कर लो एक बार।
नेट 36 होना चाहिए। यस नाउ दिस सर इज समथिंग जो केस आपको मैनुअली ही चेक करना पड़ेंगे, मतलब देयर इज नो शॉर्टकट प्रोसेस, पीएनसी थोड़ा यूज कर सकते हो बट आपको उसको मैनुअली चेक करना पड़ेगा अल्टीमेटली। चलो ये पार्ट सबको क्लियर है? Yes. यस Yes, सर sir. ओके चलो फिर इसको क्लोज करते हैं। टेस्ट आप लोग स्टार्ट कर सकते हो 5 मिनट बाद। मैं शेड्यूल कर देता हूँ, मैंने स्टार्ट नहीं किया अभी टेस्ट एक्चुअली। Sir, हाँ सर बेटा। हाँ 14th वाला क्वेश्चन एक बार वापस से एक्सप्लेन करो ना। 14 क्वेश्चन में क्या बोला था यहाँ पे? हाँ 14 में था नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। सिमेट्रिक क्या होता है समझना। सिमेट्रिक क्या, आपके पास डायगोनल के ऊपर नीचे एलिमेंट, तो इन जनरल एक आप 9 एलिमेंट लेते हो बट इसमें 9 नहीं होंगे, इसमें 3 तो डायगोनल के हो गए और बाकी 3 मतलब आपको 6 ही एलिमेंट चाहिए, ठीक है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 को बोला डी, तो अगर डी पे बना यहाँ पे आएगा तो यहाँ भी बनाना कंपलसरी है सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो अब क्या होगा, 6 एलिमेंट लेने हैं। पहले एलिमेंट के लिए आपके पास 10 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी ले सकते हो। सेकंड एलिमेंट के लिए भी कितने ऑप्शन है, 10। तो हर एक एलिमेंट के लिए 10-10 ऑप्शन हो गए, तो नेट कितना हो जाएगा बेसिकली 10⁶। ये उसका लॉजिक था बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा sir, चलो। हाँ बेटा। sir 6 बजे तक का हो सकता है। हाँ टेस्ट का विंडो मैं रात तक रखूंगा, डोंट वरी, मैं एक्सटेंड कर देता हूँ विंडो। ठीक है Thank you, sir. ओके बेटा Bye, sir. Thank you, sir. बाय बेटा।